पहला पैसेज, ठीक है। आप आराम से सबसे पहले एक काम करो, ये पैसेज आप पढ़ो। और 2020 का ये पैसेज हम लेने जा रहे हैं, तो आपके पास पेपर हो तो उसमें भी देख सकते हो। तो सबसे पहले जो निवेश वाला पैसेज, आराम से इसको एक बार पढ़ो, ठीक है। आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ो। और जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे पूर्व धारणा वाला है। आराम से अपने ऑप्शन को देखो। और याद रखना, एलिमिनेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो सीसीएट में काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है। मतलब एलिमिनेशन करके आराम से अपने आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं विद्यार्थी, इंग्लिश मीडियम की कई बार कमेंट करते हैं कि आप इंग्लिश का शामिल नहीं करते हो। तो यहाँ पे आप देखना, वैसे ये पेपर हो तो आप आसानी से सीख सकते हो। मेरा काम है सिखाना, बाकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। मैं आपको ऐसे टूल और तरीके बता सकता हूँ जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और आसानी से अपना यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट लो, ठीक है। आशा करता हूँ आपने ऐसा किया होगा और आपका आंसर सही भी हुआ होगा। और सही नहीं हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं है, गलतियाँ करके सीखनी है। यही हमारा एक तरीका होना चाहिए, प्रैक्टिस करते जाएं, गलतियों को दूर करते जाएं, ठीक है। आते हैं पैसेज पर। सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो निजी निवेश होता है ना, देखो फोकस कर लेना। मैं तो इसे अंडरलाइन भी करता हूँ कि जैसे निजी निवेश की बात की गई है। निजी निवेश चपल है, चपल कई बार आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ पे इंग्लिश में देख लेना आप। काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब अस्थायी कह सकते हैं उसको, ठीक है। चपल है। और इसमें देखो, निजी निवेश सामान्यतः चपल है, विदेशी निजी निवेश और भी ज़्यादा चपल है, हम जानते भी हैं। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना, जो आपने जीएस में पढ़ा है कि जो एफडी बाहर से आता है किस प्रकार निवेश होता है, क्योंकि उनके लिए उपलब्ध निवेश विकल्प काफ़ी अधिक होते हैं। हम जानते हैं जैसे हमारा जो मार्केट है, यदि उसमें कुछ समस्या आती है, मंदी आती है या और संकट आता है, तो जो विदेशी निवेशक होते हैं तुरंत अपना पैसा निकाल लेते हैं मार्केट से, अन्य देशों में निवेश कर देते हैं। तो ये कितना मतलब कितना ज़्यादा अस्थायी है, ठीक है। इस पर हम डिपेंड नहीं रह सकते कि जो विदेशी निजी निवेश आएगा उस पर ही हम अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क करेंगे या लोक कल्याण की चीज़ें करेंगे, ठीक है। हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, फोकस किस पर है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यदि आप पैसेज का फोकस एरिया ढूंढ लेते हो तो आपकी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे इसमें फोकस एरिया क्या है, निवेश। याद रखना, निवेश पर फोकस करना है, इन्वेस्टमेंट इसका फोकस एरिया है, केंद्रीय बिंदु है, ठीक है। और इसलिए रोजगार देने का दायित्व है। ये बात देखो, हम जो विदेशी जो निवेश है उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी नहीं बना सकते कि हमें गरीबी दूर करनी है, लोगों का स्वास्थ्य ठीक करना है। ये तो हमें अपनी घरेलू जो निवेश है ना, घरेलू इन्वेस्टमेंट, चाहे वो आपका निजी हो या सार्वजनिक हो। और विशेषकर तो आपने देखा होगा ना कि सार्वजनिक सेक्टर में, सार्वजनिक सेक्टर या लोक कल्याण का जो सेक्टर होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर निजी निवेश बहुत कम होता है। निजी निवेश कहाँ पे होगा, निजी निवेश ज़्यादातर वहाँ पे होगा जहाँ पे उनको ज़्यादा मुनाफा दिखेगा, जहाँ पे लाभ ज़्यादा होगा। तो जैसे रोजगार वाले सेक्टर हैं, गरीबी वाले सेक्टर हैं, स्वास्थ्य सेक्टर में निवेशकों को उतना लाभ नजर नहीं आता है, ठीक है। याद रखना है, देखो पैसेज कैसे आपको सिखाना चाहता है, आपका पूरा ध्यान इस पर होना चाहिए, समझने पर ध्यान होना चाहिए। तो इसलिए रोजगार देने का काम हम इन पर नहीं छोड़ सकते हैं, एफडीआई पर नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। और जो सांप्रतिक एफडी अंतर्प्रवाह सभी समय और सभी सेक्टरों तथा सभी क्षेत्रों में संदर्भ में चप्पल होता है, सांप्रतिक एफडी अंतर्प्रवाह, ठीक है। थोड़ा सा आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हो, नो डाउट है ना, ठीक है। हाँ, बहुत ही सिंपल है, देखो करंट को उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। जो करंट एफडी इनफ्लो होता है जो बाहर से आता है, वो क्या है, वो सभी सेक्टर में अलग अलग है। हम जानते हैं कि जैसे कोई भी, यही बात आ गई कि जो बाहर से निवेश करता है वो किस सेक्टर में निवेश करेगा जहाँ पर उसका मोटा मुनाफा बनेगा, ठीक है। तो जो करंट जो एफडी इनफ्लो है या अंतर्वाह है, सभी समय और सभी सेक्टर तथा सभी क्षेत्रों में संदर्भ में चपल होता है। यानी इसमें भी ये होगा कि उनको अधिकतम लाभ मिलेगा, वहीं उनको क्या करेंगे, निवेश ज़्यादा करेंगे। और अस्थिर रोजगार, देखो अस्थिर रोजगार, आई एम क्षेत्रीय असमानता का प्रबलन प्रबलन उसके दुष्परिणाम है। आपने देखा होगा कि सरकार मतलब जो क्षेत्रीय विषमता है उसको दूर करने के लिए सरकार ने किस प्रकार छूट दी है। जैसे आप देखना, नॉर्थ ईस्ट में भी कई बार उनके करों में छूट दी जाती है, वहाँ पे इंडस्ट्री स्थापना के लिए इंसेंटिव दिया जाता है। कई प्रकार के आपने पहले भी देखे होंगे, ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की गई जहाँ पे मतलब अन्य रोजगार की चीज़ें न हो। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये सार्वजनिक निवेश का मुख्य रूप से काम होता है, ठीक है। और विदेशी निवेश का एक संभावित सकारात्मक परिणाम है। अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा, चलो ये देख सकते हैं, बाहर से पैसा आता है, नो डाउट उसका फर्क पड़ता है, लेकिन जो अपना ये कल्याण वाली चीज़ें हैं उनका पर तो आपको सार्वजनिक निवेश ही करना होगा। विदेशी निवेश को पर हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है, आएगा नहीं आएगा। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी से आती है, इसका एक फ़ायदा है, ठीक है। और इसका अंतर्वहन और उसका अनुवर्ती विसरण होता है। लेकिन ये भी हमने देखा ना, टेक्नोलॉजी किन सेक्टर में आएगी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा विषमता आपको देखने को मिलेगी। इसका हम सुनिश्चित नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विसरण के लिए भारत में भौतिक और मानवीय पूंजी की वर्तमान स्थिति अपर्याप्त साबित होती है। इसमें भी बहुत सारे हमारे कई प्रकार की विषमता हम देखने को मिल सकते हैं। कहीं डिजिटल गैप देखने को मिल सकता है, कहीं शिक्षा का अंतर देखने को मिल सकता है, कहीं सामाजिक विषमता देखने को मिल सकती है। इन सब कारकों पर डिपेंड करता है। तो ये पैसेज क्या कहना चाहता है, देखो आपकी पैसेज की 100% एक्यूरेसी आ सकती है यदि आप पैसेज को सही से समझते हो, पढ़ते हो। वहाँ पे एग्जाम में थोड़ा सा एक समस्या रहती है कि हमें बहुत फास्ट पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें टाइम कम होता है और जल्दी से सवाल सही करने होते हैं आपको, ठीक है, सोल्व करने होते हैं। तो नो डाउट टाइम कम होता है। चलो अब इसमें क्या करते हैं हम,
मैंने आपको बताया कि पूर्व धारणा का मतलब क्या है। एक तो इस बात को समझो। पूर्व धारणा का मतलब आप समझना कि ये लेखक जब लेख लिख रहे हैं ना, उनका मत क्या है, क्यों ये लेख लिख रहे हैं, उनकी क्या मान्यता है इन चीज़ों को लेकर, वो क्या कहना चाहते हैं अपने विचारों के माध्यम से, है ना। तो ये पूर्व धारणा का मतलब होता है। और पूर्व धारणा जब कुछ सुनाए तो एक बात ध्यान रखना, ऐसी ज़्यादा स्टेटमेंट हो ना तो उनको एलिमिनेशन करना सीख जाओ। ठीक है। जैसे हम इस पर बात करें, पहले वाले स्टेटमेंट पे बात करें कि दीर्घकाल में विदेशी निवेश पर भरोसा करना आर्थिक रूप से एक सही नीति नहीं है। सही नीति नहीं है। और पूरे पैसेज में ये बात की गई है कि यार हम विदेशी निवेश पर उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और विशेषकर दीर्घकाल के लिए भी हम कह सकते हैं कि यार अपना जब तक नहीं होगा ना, खुद का निवेश नहीं होगा, विशेषकर चाहे निजी हो, चाहे सार्वजनिक निवेश हो, अपना निवेश तो अपना ही होता है, उस पर हम थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है। ठीक है। क्योंकि पूरी पैसेज में ये चर्चा की गई, चपल है, बार बार कह रहा है ऐसा ही है। ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट अपना सही है। अब देखो जिनमें एक नहीं है तो ये एलिमिनेशन टेक्निक अपनाओ। सबसे बढ़िया तरीका है एलिमिनेशन टेक्निक अपनाओ। अब हमारा काम क्या है, इस पर फोकस कर दो। अब देखो कौन सा हमारा सही होगा। इन तीनों में से भी एक भी ऑप्शन आपने काट दिया, ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा या सही कर लिया आपने। ठीक है। दूसरा वाला पढ़ते हैं कि ऐसी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए जो विदेशी निजी निवेश में चपलता को कम कर दे। देखो एक दृष्टिकोण यदि हम देखें कि जो ऐसी नीतियाँ, चलो हम ऐसा कर भी सकते हैं कि हम ऐसी नीतियाँ अपनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा निवेश यहाँ पे आए। फिर भी विदेशी निजी निवेश ऐसा है कि उसकी चपलता को हम खत्म ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे भारत ने अच्छी पॉलिसी अपनाई, लेकिन बाद में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे एशिया के अन्य देश है, चीन है या अन्य कोई देश हो सकता है जहाँ पर विदेशी निवेशकों को ये लगे कि भारत से ज़्यादा मुनाफा आ रहा है। ठीक है। ये तो डिपेंड करता है कैसी विदेशी परिस्थितियां हैं, कैसी सप्लाई चेन सिस्टम है, कैसी जियोपॉलिटिक्स है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है। ये बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं है। तो इसको एलिमिनेट करेंगे बिल्कुल। तो वैसे तो हमारा आंसर निकल के आ गया यहाँ पे ए वाला, लेकिन फिर भी एक बार चेक करेंगे कहीं और मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे उपयुक्त जो होता है ना उसका चुनाव करना चाहिए आपको। कई बार ये हो सकता है कि इसको सही मान लिया जाएगा, क्योंकि उसमें होता है लेख में जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चीज़ें होती है वो सही हो जाती है कई बार। लेकिन हम प्राउड एकदम ऐसे वो नहीं होगा एकदम कि और कॉन्फिडेंस हो गए, वो नहीं करना। एक बार चेक कर लेते हैं। तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं कि घरेलू निजी निवेश को सशक्त करने वाली नीतियां अपनाई जानी चाहिए। ये बात सही है। इस पर हम देखो, घरेलू निजी निवेश का मतलब क्या हुआ, इस पर हम पॉलिसी बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। ये विदेशी चीज़ों के हाथ में नहीं है, या विदेशी जो परिस्थितियां उनके हाथ में नहीं है। तो इसकी सही होने की संभावनाएं है। ठीक है। अगले वाले स्टेटमेंट बात करते हैं कि निजी निवेश की अपेक्षा सार्वजनिक निवेश को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। देखो यार ये मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक निवेश का एक लिमिटेशन होता है, आप जानते हो ना। सरकार का कई सेक्टरों में काम करना होता है, बहुत सारा लोक कल्याण की चीज़ें करनी होती है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में भी होता है कि इसको हम नहीं दे सकते प्राथमिकता। क्योंकि वैसे भी आपने देखा होगा ना कि हमें इतनी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हासिल करनी है, तो निजी निवेश का उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो निजी निवेश की अपेक्षा सार्वजनिक निवेश को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है और कॉमन सेंस के हिसाब से भी रॉन्ग है। ठीक है। और ये पांचवें स्टेटमेंट आप दोबारा से देख लो, एक बार पढ़ लो कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए। ये बात है। ये रोजगार और आय की जितनी भी बातें की गई थी ना, उसमें उससे लिंक करता है ये चीज़, है ना। और ये बात सही भी है कि जो निजी निवेशक होते हैं ना, चाहे विदेशी हो चाहे अपने देश के हो, वो इन चीज़ों में कमी निवेश करना पसंद करते हैं। आपने कितनी बार इतने अच्छे आर्टिकल पढ़े होंगे। तो ये बात सही है। देखो इनमें लिखा तो होता है कि केवल पैसेज पर आपका फोकस होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपका जो एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, कॉमन सेंस वाली चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें, व्यवहारिक चीज़ें, वो आपका साथ दे सकती है। अब देखो हमारे पास सभी स्टेटमेंट है, पांचवा सही है। आप इनको निकालो, तीन भी सही है। हमारा ऑप्शन क्या निकल के आ गया, एक, तीन, पाँच। ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है और इन पैसेज को बार बार सोल्व करके सीखा है। ठीक है। इसमें कोई ट्रिक्स तुक्केबाजी कुछ भी नहीं है। ये एक तरीका है कि हम इन क्वेश्चन को ऐसे हैंडल कर सकते हैं और ये तरीका आपके काम आ जाए, आपका प्री निकले, फाइनल सिलेक्शन आपका हो, तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं होगा कि मैं अपना जो समय है वो सही निवेश कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। और इसको मैंने आपको बताया था कि मैं जो सोल्व पेपर बना रहा हूँ ना, उसमें भी इसी तरीके से सोल्व करवा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख लेना इसको। ठीक है। निजी निवेश वाला ये है समझने के लिए कि यहाँ पूर्व धारणा से मतलब क्या है, लेखक किसी लेख को लिखते समय मतलब क्या धारणा रखते हैं, क्या मत रखते हैं, क्या मत रख कर चल रहे हैं, क्यों ये लेख उन्होंने लिखा है, उनके लेख के लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है। और इसमें साथ में ये भी होता है कि उसका क्या प्रभाव और परिणाम हो सकता है। और ऐसे प्रश्नों को सोल्व करते समय हमेशा क्या करना चाहिए, स्टेटमेंट और ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो, उनको हटा दो, जो गलत है उनको हटा दो, सही को चुन लो। तो एलिमिनेशन टेक्निक का यूज में लेना बहुत जरूरी है। और ऐसे करते हुए आप ना इसमें एक्यूरेसी ला सकते हो, बहुत अच्छे प्रयास करना चाहिए। जैसे इस पैसेज में हमने क्या देखा था कि हमें हमें स्टेटमेंट फर्स्ट पर गौर करना चाहिए। स्टेटमेंट जो एक है उस पर गौर करना चाहिए, जिसमें क्या लिखा हुआ है, दीर्घकाल में विदेशी निवेश पर भरोसा करना आर्थिक रूप से एक सही रणनीति नहीं है। ये मतलब सही नहीं है, क्योंकि उपयुक्त परिच्छेद में क्या लिखा हुआ है, काफ़ी इसकी चर्चा की गई है। ये तो उस एक तरह से हम कह सकते हैं पैसेज का सार था। ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट एक सही है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सी डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये तरीका मैंने जो आपको ऊपर समझाया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसलिए मतलब कितने सारे पैसेज, 5 साल के पैसेज मैंने इसमें सोल्व करवाए हैं और मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन इसमें सोल्व किए गए हैं, जिसमें एक मैथ के अच्छे विद्यार्थी हैं रहे हैं और अभी टीचर हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है। तो और पैसेज मैंने इसमें सोल्व किए हैं, तो बहुत ही बेहतरीन आपको ये सोल्व पेपर 2-3 दिन में अपनी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप देखते रहना अपनी वेबसाइट को। और नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं।
जो अपना परिच्छेद है उसको देखते हैं। उसमें भी आपको कई लॉजिक तरीके सीखने को मिलेंगे कि सेकंड जो पैसेज आप यहाँ पे पढ़ना, देखो ठीक है, ये आप आराम से वीडियो को पॉज करो और इसको पढ़ो, यहाँ पे आराम से पॉज करके पढ़ लेना। इसमें देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पार्ट इसका ये है और क्वेश्चन यहाँ पे आप देखना, ठीक है। और वैसे भी जो अनसोल्व पेपर आपके टेबल पे होनी चाहिए इस समय तो ना, आप साथ में रखो। जैसे 2020 का सीसेट पेपर है, ये साथ में रखो तो आप मेरे साथ ही देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है, इसको देख लो आप। और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। आधा ऊपर था पैसेज जो है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, यहाँ पे देखना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, आप इनको देख लेना, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट ले सकते हो, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पर, पढ़ते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की क्या कहना चाहता है पैसेज। यहाँ पे देखना आप कि आराम से पढ़ना इसको और अच्छी चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना। और उसका आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि थोड़ा सा जहाँ पर अच्छा जोर दिया गया है चीज़ों को लेकर उनको अंडरलाइन करना, और पैसेज का केंद्रीय बिंदु है उसको फाइंडिंग करने की कोशिश करना। कि प्रतिवर्ष क्या होता है, जून से सितंबर के 4 महीनों के दौरान होने वाले मानसूनी प्रवाहों के अत्यधिक विषम, ऋतुनिष्ठ और स्थानिक वितरण के उपयोग के कई अवसरों को खोया जा चुका है। तो ये कहीं ना कहीं जैसे क्या है, जो अपनी मानसूनी वर्षा है ना उसको लेकर बात कर रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है। और इसमें आगे क्या लिखा है कि चूंकि इन कुछ महीनों में अधिकांश वृष्टि होती है, क्योंकि हम जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में 80% आपकी वर्षा होती है। थोड़ा माइंड में अपना कॉमन सेंस जो इन्फॉर्मेशन वो ध्यान में रखना काम आती है इन क्वेश्चन को सोल्व करने में। और इनका परिणाम क्या होता है, सब जल उपलब्ध होता है और जलाशयों में वर्षा के जल के संचयन की आवश्यकता और बाद में वर्ष भर उपयोग छोड़ना एक ऐसी अनिवार्यता है जिसकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि वर्षा होती है, बांध भरते हैं और उनका कैसे हम निगरानी करते हैं, कैसे उनका प्रबंधन करते हैं, उसकी बात की गई है। और जलवायु परिवर्तन मौसम की स्थितियों को सदा प्रभावित करता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल एक्सट्रीम क्लाइमेट हो रहा है, कभी वर्षा कभी सूखा, और जल की अल्पता और उसके आधिक्य को उत्पन्न करेगा। जहाँ लाखों लोग सूखे और बाढ़ से पीड़ित होते हैं, वहीं देश की कई नदियों में पानी अप्रयुक्त बहता रहता है और प्रत्येक वर्ष समुद्र में बह जाता है। तो ये कहने का क्या मतलब है, इसको हम यदि समझना चाहें तो ये पैसेज क्या कहना चाह रहा है, ये कहीं ना कहीं जो वर्षा का जल है या प्रबंधन है इनकी बात कर रहा है, ठीक है, आसानी से बात कर रहा है। और आपको लगे कि आपका समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा पैसेज को दोबारा से भी गौर करना ठीक रहता है। मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ चीज़ें ध्यान में नहीं है कि क्या कहना चाह रहा है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। लेकिन ये समझ में आ गया कि मानसूनी वर्षा और उसका प्रबंधन का विशेषकर बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार इसके हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका इसमें भी क्या है, जिस जहाँ पे है ना, देखो ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो ना, वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक अपनाओ। बहुत ही आसानी से आप क्या होता है कि एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो तो आपका आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत की दृष्टि से सर्वाधिक तर्कसंगत और व्यवहारिक निहितार्थ हो सकता है, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में इसका सर्वाधिक क्या मतलब होता है, प्रैक्टिकल रूप से क्या चीज़ें काम आ सकती है। देखो ये ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस पर भी कभी कभी आंसर का डिपेंड करेगा आपका कि क्वेश्चन पूर्व धारणा का है या ये देखो क्या कह रहा है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में व्यवहारिक निहितार्थ क्या है इसका, आप चाहो तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख सकते हो कि प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या हो सकता है उसका, ठीक है। ये भी कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा मतलब सटीकता ला दे देगा आंसर में। तो पहला क्या कह रहा है कि नदियों के अंतर संबंध को प्रारंभ किया जाना चाहिए, नदियों को जोड़ने का काम। तो ऊपर जो हमने समस्या देखी, क्या उसका समाधान हो सकता है। एक तो लगता है ना कि नदियों को जोड़ने से, आपका कॉमन सेंस कहेगा कि नदियों को जोड़ने से कहीं ना कहीं जो पानी का एक्स्ट्रा सागर में बह जाता है, लास्ट लाइन में लिखा था ना कि प्रत्येक वर्ष समुद्र में बह जाता है, तो इसको हम कैसे प्रबंधन कर सकते हैं इस पानी का। तो नदियों को जोड़ने से प्रबंधन हो पाएगा, हो तो सकता है, एक बार के लिए इसको टिक रख लेते हैं, गलत नहीं निकालते हैं कि हाँ ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है जल के यथोचित वितरण के लिए पूरे देश में बांधों नहरों का नेटवर्क का निर्माण किया जाए। तो इससे भी क्या होता है, बिल्कुल इससे भी प्रबंधन होता है यार, जल प्रबंधन होता है। हमें जल देखो, ये बात ध्यान रखना, इसका पैसेज का जो फोकस एरिया किस पे था, ये वर्षा वर्षा जल पर था और इसका प्रबंधन पर था, बांधों का प्रबंधन या अन्य चीज़ों में जैसे जलाशयों में वर्षा जल संचयन की आवश्यकता, ठीक है, उपयोग, कहीं ना कहीं जल प्रबंधन था। तो हमें ऑप्शन कौन से चूज करने हैं, जल प्रबंधन के चूज करने हैं, ठीक है। तो इसमें भी संभावना तो है अभी, लेकिन टिक नहीं लगाते हैं अभी, श्योर नहीं है कि एक दो सही होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कृषकों को बोरवेल की खुदाई के लिए सुलभ ऋण दिया जाना चाहिए। कोई लॉजिक नहीं है, तुक्का मतलब कोई तार्किक नहीं है इसमें, आप समझते हो इसमें पैसेज में ना तो चर्चा की गई ना ये कोई लॉजिक बनता है इसमें। जहाँ पे तीन है उनको निकाल दो, देखो अब आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखो तीन हो गए और इसमें दो दो जो है आपका दोनों में श्योर है, ऐसा करना चाहिए, दो श्योर है दो पर लगा दो, ठीक ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखो या तो चार निकाल दें या एक को सही कर लें।
4 एलिमिनेट हो जाए या 5 एलिमिनेट हो जाएगी तो आपका आंसर बन जाएगा। जैसे कृषि में जल के प्रयोग को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। कृषि में जल के प्रयोग को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं यार प्रैक्टिकल रूप से, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल दिक्कतें आ जाएगी फिर, तो ये भी कट जाएगा। लेकिन आगे वाला देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नदियों के जल के वितरण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिकल समस्या आ जाएगी। बहुत सारे नदी राज्यों के विवाद वगैरह काफ़ी खड़े हो जाएंगे। ये दोनों देखो प्रैक्टिकल नहीं नज़र आ रहे हैं। और दो के यदि देखें तो ये प्रबंधन से प्रैक्टिकल नज़र आ रहा है। तो इन दोनों में से जो बेस्ट आंसर चुनना हो तो हम चुनेंगे ए को। यही हमारा तरीका होना चाहिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से ए आंसर सही, हम चेक कर लेते हैं एक बार, देखते हैं। ये देखो यहाँ पे एक और दो, ठीक है। ये आपको मेरे हिसाब से अच्छा सीखने को मिलेगा, एक और दो। और मैंने यहाँ पे साफ लिख दिया है कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। आपको ये करना है कि स्टेटमेंट और ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करने के बाद में देखना आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे अपने जीएस फेस्ट में ये अपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था। मैंने ये चीज़ें यहाँ पे भी लिखी है। कॉमन सेंस एंड लॉजिकल वे टू सॉल्व, जो शिष्य के पैसेज है उनको पूर्व धारणा के अलावा जो पैसेज आते हैं क्वेश्चन में, पैसेज का कोर एरिया फाइंडिंग करना है। जो साधारण क्वेश्चन आते हैं ना, उनका कोर एरिया फाइंडिंग करोगे तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। और यही मैंने इससे सीखा है बार बार करके, ठीक है। और ये इन पे आंसर में कौन कौन सा एलिमिनेट करना है, कैसे निकालना है, ये देख लेना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आया होगा, और काम आया तो लाइक करो, कमेंट करके अपने ओपिनियन बताओ कि आपको मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद।